नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे ना करो घोषणा बिन बजट। यूपी कैबिनेट मीटिंग के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर बदलते जा रहे हैं। कल सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में संपन्न की गई। बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी जैसे ही मिली, अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव ने एक पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि गंगा के तट पर ना करो घोषणा बिन बजट। अब अखिलेश यादव के इस पोस्ट में क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का ऐलान किया। उनमें से एक योजना थी उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, जिस पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए यूपी सरकार को घेरा। के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 या 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या पोस्ट किया, ये भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झूठ ना बोलो, गंगा के तट ना करो घोषणा बिन बजट। इन्होंने एक पेपर की कटिंग के साथ एक एक्स पर पोस्ट किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं जब से कैबिनेट बैठक हुई है। हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महेंद्र सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अश्विनी राणा है, आर्थिक मामलों के जानकार। सबसे पहले मनीष शर्मा का ही रुख करूँगा। मनीष जी, अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सरकार को घेरने का। अब उन्होंने कहा कि आप इतनी घोषणा कर रहे हैं कि आपके पास बजट है या नहीं है। तंज का सार तो ये है कि भाई उन्होंने कहा बजट है, जो आप करो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख लोगों को नौकरी और तमाम बड़ी बड़ी बातें। देखिए, इसको इस बात से समझिए कि एक तो आ, ये जो अभी अभी जो कैबिनेट की जहां मीटिंग की गई, एक तो यह भी एक चौतरफा ये बात है कि स्पेशली इस तरह के जो धार्मिक पॉइंट है वहां पे पॉलिटिकल जो कैबिनेट है और जहां की जिसमें कि पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं, आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, उसको वहां इस तरह से करने की क्या जरूरत आ पड़ी है। तो क्या इस पूरे मसले को पूरी सरकार को एक तरह से एक धार्मिक दिशा देने की कोशिश हो रही है, धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करके आर्थिक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। तो ये तो एक पहला तो आरोप ये लगातार ये लग रहा है कि वो जगह कैबिनेट मीटिंग की नहीं थी। वो जगह इस तरह से सरकार को इस तरह से उसको हाईजैक करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। एक तो इस प्लस को हमको लगता है कि इसको देखना चाहिए। ये अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ठीक आरोप लगा रहा है, तो वहां व्यवस्था करना है, सिस्टम ठीक करना है, लेकिन
पूरा एक धार्मिक धार्मिक जो आयोजन है उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश उस रूप में नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा था कि अभी आप देखेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश में अभी एक ग्लोबल मीट हुई थी बहुत सारे उद्योगपतियों को लेकर के लखनऊ में 2023 में, आप अगर ध्यान दें जी। तो, जिसमें 42 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उसमें कह लीजिए कि 33 लाख करोड़ की योजना बन गई, उनके सरकार के ही प्रवक्ता ने उसको जारी किया। और पश्चिम जिसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 45% हिस्सा, पूर्वांचल के लिए 13% हिस्सा, बुंदेलखंड के लिए 13% हिस्सा। तो अब वो ऐसे पेश किया गया उस समय भी कि जैसे सरकार ही ये करने जा रही है। बेसिकली वो एक बहुत सारी कमिट किया था उस बहुत सारे उद्योगपतियों ने। आप जानते हैं एमओयू जो होते हैं अंततः, और जो घोषणाएं होती हैं, ये तो बताया जाता है कि बहुत सारी हम इतना निवेश करेंगे, हम इतना निवेश करेंगे, 33 लाख करोड़ निवेश करने की बात हो गई थी। लेकिन बाद में ये नहीं बताया जाता है कि वास्तव में एमओयू हुए कितने, निवेश हुए कितने। और उस आधार पर जो योजनाएं बना दी जाती हैं, उस योजनाओं को तो प्रचारित कर दिया जाता है। उसी आधार पे जो अभी हवा में है, बजट हवा में है, बजट अभी आया नहीं है, बजट आएगा कि नहीं आएगा, या बजट का किस तरह से व्यवस्था आप करेंगे, इन सब चीजों को बहुत ठोस रूप से किए बगैर ही बहुत सारी योजनाओं को आप ला देते हैं। उसी समय बोल दिया गया कि उत्तर प्रदेश को, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं $5 ट्रिलियन हमको अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बोल दिया कि हम $1 ट्रिलियन जो है वो अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश एक तरह से इंजन होगा भारत के विकास का, भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन होगा। लेकिन जब बेस में हम जाते हैं, जब हम उसको वास्तविकता में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उसका 2% 4% भी वो आया ही नहीं। वो तो उस दिशा में कोई प्रयास हुआ ही नहीं, उस दिशा में कोई चीज बढ़ी ही नहीं। और उस नाम पे हमने ये देखा, उस नाम पे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस योजनाओं को लागू करने के नाम पे बहुत सारे लाखों एकड़ जमीनें ले ली गई, सर्किल रेट रोक दिए गए, खरीद बिक्री पे बहुत सारे जगहों पे रोक लगा दी गई। तो मैं ये देख रहा हूं कि हो क्या रहा है, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन जमीन पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत कुछ नजर नहीं आता है। तो एक इस सरकार का एक कल्चर है, वो बहुत हाइप पैदा करती है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा मटेरियल करती है, प्रोपेगेंडा पे बहुत खर्च करती है सरकार, और जमीन पे बहुत कुछ नहीं भी हो रहा होता है। लेकिन लेकिन विज्ञापन में, बातचीत में, प्रचार में, और इसका वो राजनीतिक लाभ भी उठा लेती है कई बार। तो हमको लगता है कि ये बार बार जो इस सरकार के ऊपर ये मोदी जी की स्टाइल है, जिसको उत्तर प्रदेश में योगी जी एक बड़े उसी स्टाइल को और बड़े स्तर पर आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस पे इन सारी घोषणाओं को की शिनाख्त होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए निश्चित तौर पे। और इसमें पत्रकारों का भी, इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल हो सकता है, जिसको केवल ये विपक्ष केवल आरोप लगा दे रहा है, सिर्फ इतनी बात नहीं है। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, हर घोषणा की जांच पड़ताल होनी चाहिए, सामने लाना चाहिए। बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र सिंह जी, सारे राज्यों की अगर हम बात करें, मैं एमपी चुनाव में था तो वहाँ लोग कहते थे कि फ्री की योजना दे दे के राज्य को कर्जे में कर दिया है, और सिर्फ ये फ्री की आदत लगाने में। तो मैं कहता था कि भाई फ़ायदा तो आप ही लोगों का हो रहा है, अब मकान आपको मिल रहा है, लाडली बहना में पैसा आपको मिल रहा है, तो आप क्यों विरोध में? कहते वो घूम फिर के दिया भी तो हम ही से जा रहा है, इसके लिए कोई अलग से तो पैसा आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, वो जिस तरीके से वादा करती हैं और जो अपने आप को प्रिटेंड करती कि देखिए हमने इतने 1000 करोड़ का जो आंकड़ों का गणित है, जैसे अभी मैं शंकराचार्य किसी बयान पे सुन रहा था कि जो कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि भाई ये तकनीकी शब्द होते हैं, इनसे आपको थोड़ा बचना चाहिए। 144 साल बाद ये 11वां कुंभ, अभी और आगे कहेंगे तो आप और साल जोड़ेंगे, तकनीकी शब्द है, इनसे बचना चाहिए सबको। मुझे लगता है सेम वैसे ही है कि अमाउंट बता दो तो लोग अमाउंट को कैलकुलेट करने लगे कि देखो इतने 1000 करोड़ का तो बात ही हो गई है। दरअसल आम आदमी को ज्यादा उसकी जिंदगी में कोई बदलाव तो ज्यादा आता नहीं है, तो कुछ इस तरीके की घोषणाएं जब सुनता है तो एक कहते हैं ना, एक ड्रीम देखने लगता है, स्वप्न देखने लगता है। और वो स्वप्नावस्था में ही सरकारें रखना चाहती हैं, वो आपको जगने नहीं देना चाहती। क्योंकि अगर आप जाग गए तो आपको लगेगा अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, हमारे पास तो खाने पीने की चीजें नहीं है, हमारे पास तो रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, सारी चीजें तो जागने नहीं देना चाहती है। सभी सरकारों का यही हाल होता है, वो आपको स्वप्न में रखना चाहती है। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, साहब ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।
और बाद में जब पता चलता है तो होता कुछ नहीं है, उसके बाद एक दूसरी घोषणा आ जाती है। तो ये सब हर जगह हो रहा है लगभग। आप देखोगे कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं किसी भी पार्टी का हो, घोषणाओं में सब नंबर 1 हैं। और रही बात फ्रीबीज की, तो उसके अलावा कोई ऑप्शंस बचे नहीं है, क्योंकि कोई विजन नहीं है किसी सरकार के पास। करप्शन इतना ज्यादा है कि जो राजनीति में आए हैं तो उनको लगता है कि 10 पुश्तों तक के लिए पैसा जोड़ के रख लिया जाए, और इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं होता। आप देखिए कि बालू माफिया माफिया जिन लोगों के आगे लगे हुए हैं, तो आप देखिए ना, बालू माफिया, लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, मतलब क्या क्या माफिया आप गिनेंगे, हर जगह माफियागिरी। तो आप आखिरकार पैसा और पैसा और पैसा, कितना पैसा आ जाए। एक तो फंड होता है कि चुनाव में खर्च करना है, क्योंकि सत्ता पे काबिज रहना है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक तो उस पैसे का जुगाड़ करना होता है इन सभी सरकारों को जो सरकार में होती। विपक्ष में जो है उनको भी आगे आना है तो उनको भी पैसा चाहिए। दूसरा ये कि योजनाओं को लेकर के कोई विजन नहीं है। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे एक घोषणा की योगी आदित्यनाथ जी ने कि अगर कोई एफडीआई आता है और डिफेंस सेक्टर में आता है तो 80% जमीन में सब्सिडी दी जाए। बहुत अच्छी योजना है। तो एमएसएमई सेक्टर जो इंडिया का है उसको भी आप दीजिए ना। अगर उस एमएसएमई सेक्टर को आप इस तरीके से प्रोत्साहित करिए कि आपको भी 80% जमीन सब्सिडीज में मिलेगी, तो जो 60% उनका योगदान है, जो उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल जो कमाई में 60% का योगदान है एमएसएमई सेक्टर का। तो एमएसएमई सेक्टर बहुत बुरे हाल में घूम रहा है अभी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो एफडीआई आएगा वो तो आएगा, छोड़िए, आएगा तो आएगा, लेकिन आप अपनी घरेलू चीजें उनके लिए दुरुस्त करिए, उनको आप सब्सिडी दीजिए, उनको आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो कीजिए। तो आपको रोजगार भी पैदा होगा, और जो आपका है कि हम भी भारत की जो इकोनॉमी है उसमें हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, विकसित इकोनॉमी बनने में हम भी योगदान दे सकते हैं, और निश्चित तौर पर दे सकता है उत्तर प्रदेश। बहुत पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में। शायद ही किसी ऐसे दूसरे स्टेट में इतनी ज्यादा पोटेंशियल हो, क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, लेबर बहुत ज्यादा है, और सस्ता है क्योंकि ज्यादा है, बेरोजगारी है। तो रोजगार के लिए वो गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं। तो आपके पास लेबर बहुत है। आपको अगर उसी इलाके में काम आपको उनको मिलने लगे, कानपुर में मिलने लगे, लखनऊ में मिलने लगे, हरदोई, उन्नाव, ऊंचाहार, इन सभी जगहों पे अगर काम मिलने लगे तो वहां का कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो उस तरीके की योजनाएं नहीं। स्कूल जैसे बदहाल है, आप देखेंगे शिक्षा मित्रों के जरिए स्कूल चल रहे हैं। उस दिशा में क्या कोई विजनरी कोई चीजें आई हैं? क्या नहीं आई हैं। आप देखिए कि स्कूल की बिल्डिंग्स रंगाई पुताई हो जाती है, बाकी चीजें कहाँ हैं? नहीं है। एक एक टीचर, दो टीचर से पूरे स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी के स्कूल। ऐसे ही पीएससी के हालात हैं। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिसपे विजनरी कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि नहीं है। वो चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, इन लोगों के पास उस तरीके का विजन कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। तमाम जगहों पे आप देखेंगे नई नई पॉलिसीज आती हैं जिसको लेकर के उस पर पूरा फोकस होता है कि 5 साल के लिए इस पर हमें काम करना है। अगर एमएसएमई सेक्टर को उठा के काम करना है तो 5 साल के लिए उस पर फोकस कर दीजिए। जैसे एक पॉलिसी आई थी बहुत अच्छी, लिखी हुई पॉलिसी के हिसाब से तो बहुत अच्छी, कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत अच्छे, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा था लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉलिसी, और ये परंपरा थी। आप हर जगह देखें ना, ये आज की नहीं है, ये जमाने से है कि हमारे हर जिले में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता था, क्योंकि तब ज्यादातर घरेलू उद्योग थे वो सारी चीजें। उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप उसको मजबूत कर दे तो हर एक जिला समृद्ध हो जाएगा। तो कैसे मजबूत कर सकते हैं? बिजली पहुंचे ठीक से, क्राइम ना हो, उसके अलावा सड़कें अच्छी हो। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए तो आप देखेंगे कि वहां की सड़कें सबसे ज्यादा बदतर हैं। बिल्कुल, मैं आप बता दूं, आपको दिल्ली से लगा हुआ साहिबाबाद इलाका है, घुस जाइए आप, आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी जैसे आप पहाड़ी इलाके में चल रहे हो। मतलब कहीं अच्छी सड़कें नहीं है। तो
दुर्दशा है इंडस्ट्रियल एरिया में, ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर बिजली की कटौती तमाम, तो वो आपको दुरुस्त करने की जरूरत है, वो सारी विजनरी चीजें करने की जरूरत। लेकिन उसमें फिर क्या होगा, उसमें करप्शन थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें पैसा थोड़ा जो कट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जिसमें कि कट अच्छा है, और बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम दे दो तो जिससे कि ड्रीम में रहें लोग, लोगों को एक सपने में रखना है, जिससे कि हाँ भाई बहुत अच्छी सरकार है। अब सिंबॉलिकली ही सही, कुंभ में मीटिंग की उन्होंने और कुंभ में सब लोग लगाए, तो ये मैसेज गया कि देखिए ये सरकार हिंदू धर्म के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। सारे लोग जो एक डर दिखाया जाता है ना कि हिंदू धर्म खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, तो वहां जाके सिंबॉलिकली ये मैसेज पहुंचा। तो इस वजह से ये सारी चीजें की जाती है कि जो एक एजेंडा है वो साथ में चलता रहे, लोग खुश रहें, अपनी बात, अपनी जो जरूरत है उसके प्रति आवाज ना उठाएं, और यही एक एजेंडा है। और सभी सरकारों का लगभग जो जैसे कर पाता है वो सब करता है। आप देखो ना, मतलब अगर अच्छे से काम कर रहे होते तो हम 75 साल बाद भी इस स्थिति में नहीं होती, तो निश्चित तौर पे लैकिंग तो है। बिल्कुल। जब मैं ज़रा इस पूरे मामले पे और गहनता से जो हमें जानकारी दे सकते हैं, अश्विनी राणा जी हैं, बहुत वरिष्ठ आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सर, एक राज्यों पर बोझ पड़ने लगता है जब आप उतना पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ पे। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है। मैं देख रहा था कई औद्योगिक शहर ऐसे हैं, आगरा है, कानपुर है, और भी अगर हम देखें, जहाँ पर आगरा में अगर सोल के व्यापार की हम बात करें जूते की, तो वहाँ पर अभी थोड़े जो लोग हैं वो परेशान हैं। कानपुर की हम आए दिन सुन रहे हैं कि कभी कोई पान मसाला उद्योग से जुड़े लोग जा रहे हैं, कभी टेनरी के लोग जा रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ऐसी खबरें आती हैं। और सरकार एक तरफ कहती है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने उसी को टारगेट करते हुए ये बातें लिखी है। कितना फ़र्क होता है पेपर में जो चीज़ें लिख देना और धरातल पर उन्हें उतारना फाइनेंशियली तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, जी। लेकिन मैं अपने मित्रों को सुन रहा था, वो पॉलिटिकल हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो सरकार है, मान लो बीजेपी की या योगी सरकार है, ये कितने वर्ष से है प्रदेश में, पहले और भी सरकारें रही हैं, तो वो सारा जो पीछे हुआ उसका ठीकरा अगर एक सरकार पे फोड़े वो भी नहीं है। और अपोजिशन का काम निश्चित रूप से, कोई भी अपोजिशन हो वो सरकार को घेरने के लिए रहती है, कोई भी मौका हो। उन्होंने कुंभ के नाम पर कुंभ को घेरने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप देखें तो कुंभ सिर्फ एक आस्था का पर्व नहीं है, आस्था ही नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था और आस्था का संगम है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग अगर वहां जाएंगे तो कितना अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा, उसको भी देखना चाहिए। और बार बार लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, इतने 40 करोड़ लोग अगर 40 दिन 42 दिन वहां पर आएंगे जाएंगे तो क्या रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे? इतना बड़ा जो सारा आडंबर है वो क्या बिना लोगों के, बिना रोजगार लेबर के हो जाएगा? चाहे रिक्शा वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, होटल वाला हो, हर इंडस्ट्री को उसमें बूस्ट मिलने वाला। सिर्फ समस्या क्या है कि कोई अगर सरकार कर रही है, इतना कुछ था उसमें बदलाव हो रहा है, आज वहां पर अगर इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है तो उसका कारण है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, एयरपोर्ट की संख्या इतने बड़े प्रदेश में आज 16 के करीब एयरपोर्ट हो गए हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो वो इन्वेस्टर कोई उनको घेर के नहीं लाया जा रहा कि नहीं नहीं आप आइए यहाँ पर। उनको लगता है कि हाँ यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं और इन्वेस्टर आएगा तो रोजगार निश्चित रूप से मिलेंगे, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा। और हमारे कई बार मित्र जो है एकदम से भुगला जाते हैं जी कि एमओयू हो गया, कुछ धरातल। अरे एमओयू होने और एग्जीक्यूशन होने तक, फैक्ट्री लगने तक वो समय लगता है। ये कोई नहीं है कि कल आप एमओयू करें और कल आप इतनी बड़ी बिल्डिंग और वहां पर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इसलिए
उसको देखना चाहिए। बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव को सरकार को भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि जो एमओयू हुए उसके कौन से एग्जीक्यूट हुए वो जनता तक सामने अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोजेक्ट करे, ताकि इस प्रकार के लोग जो बात करते हैं, चाहे जनता है या अपोजिशन है, उनको पता लगे कि हाँ भाई ये कहा गया था, ये हुआ। वो सरकार को उससे निश्चित रूप से जो है अपना जो भी उसका आउटपुट है वो पता नहीं चाहिए जनता को। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल जनता को पता लगना चाहिए कि ये घोषणाएं की गई। लेकिन मान लो आज अगर उन्होंने कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अब इन्वेस्टमेंट एफडीआई आएगी, उसके लिए सरकार को कौन से बजट की जरूरत है? अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, एफडीआई आएगी, तो उससे लाभ जो है प्रदेश को भी होगा, जनता को भी होगा, देश की इकोनॉमी सबको होगा। लेकिन सिर्फ इस बात से हल्ला मचाना और कोई एक स्टेटमेंट दे देना, अरे भाई तुम्हारे पास भी मौका था, आप भी कर सकते थे। अगर वो कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आपको कल मौका मिलेगा, आप भी करिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। जिसको मौका मिलता है वो करे, करके दिखाए। तो उसमें कोई, मुझे लगता है कि परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते, या तो वो संसाधन के लिए टैक्स लगाएगी तो जनता शोर मचाती है। तो इसलिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का रास्ता उसको ढूंढना पड़ता है ताकि वो आए। भाई साहब एमएसएमई के ऊपर कह रहे थे, निश्चित रूप से एमएसएमई की हालत, एमएसएमई एक लिमिटेड जो है वो संसाधन या रोजगार उत्पन्न कर सकती है, लेकिन बड़ा एक एफडीआई आता है तो बड़ा रोजगार उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एमएसएमई को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको सपोर्ट करना ही है, चाहे कोई भी सरकार हो। बैंक भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन उद्योगों में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अपनी एक यूनिट लगाते हैं, सब्सिडी लेते हैं और अगले स्टेट में चले जाते हैं। एक स्टेट में फायदा उठाया और अगले में, अब ऐसे में उनका क्या होगा? उनको कौन पकड़ेगा या उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हम बैंकों में लोग पैसा ले लेते हैं और उसके बाद अपना दुकान बंद की और दूसरे स्टेट में जो है जाके वहां पर बेनिफिट ले लिया। तो इसलिए बैलेंस, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, रोजगार भी हो और लोगों का भला हो, स्टेट का जो है डेवलपमेंट हो, ये बैलेंस वे में चलना चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चलना। अब स्कूलों की बात आप सब बने निश्चित रूप रहिए, से बिल्कुल मैं आता हूँ आपके पास, आप सब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बजट को लेकर अखिलेश यादव ने कल जो घोषणाएं हुई हैं उनको लेकर फिर से तंज कसा है सरकार को। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी से अविरल मलिक और सपा से अजीत यादव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष शर्मा जी के पास चलूँगा। मनीष जी, भी आपने सुना आर्थिक सलाहकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी राणा जी, उन्होंने कई बातें कही कि भाई आपको मौका मिला आप भी करिए, एमओयू साइन होते तुरंत काम नहीं होते हैं। तो एक मुझे लगता है कि ये किसी ने अफवाह फैला दी है कि एमओयू साइन होगा और तुरंत पैसा आ जाएगा और तुरंत काम हो जाएगा। हम लोग को जब कोई बताएगा तभी आदमी समझेगा, वरना हम लोग को तो ये भी पता है कि भाई 15 लाख आ रहे थे, हम लोग को तो ये भी पता है कि सबका अकाउंट नंबर ले लिया गया था। हम लोग को तो जो बताया जाएगा वो मान लिया जाएगा। मनीष जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि पिछले 2017 से ही चुनाव मुख्यमंत्री हैं, कोई एक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं आज तक पेश कर दिया कि इतना एमओयू हो गया साइन, इतना निवेश हुआ, ये क्यों नहीं किया? ये कहने की बातें नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें हैं जो आपके सामने कभी नहीं आएगी। ये बात, या अभी जो ये समिट हुआ तो उसका भी 1 साल बीत गया, तो 1 साल में बता ही देते कि भाई इतना ये आश्वासन और मिला है, ये नया कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो ये कोई हवा में बातें थोड़े हैं। सरकार को एक अपना वो सामने लाना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। तो या तो बता दे कि हुआ ही नहीं है, 5 सालों में 7 सालों में हुआ ही नहीं है कुछ, और इधर 1 साल में भी कुछ नहीं आया, यही बता देता।
तो हमको लगता है कि ये हवा में बातें नहीं है, केवल आलोचना नहीं है, ये तथ्यात्मक बात है और सीरियस बात है कि सरकार जैसे कह रही है कि ये होने वाला है और ये हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उसका कोई रिपोर्ट कार्ड आएगा ना। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार सरकार के पक्ष में होकर के भी पॉलिटिकल बातें की जाती हैं। पॉलिटिकल बातें केवल विपक्ष में होकर की जाती हैं ऐसा नहीं है, इस बात को भी हम लोगों को समझना है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इस सरकार की जो मूल दिशा है, बड़ी पूंजी को किसी भी कीमत पर उसके साथ खड़ा होना, और जो मध्यम पूंजी है, जो छोटी पूंजी है, उसके खिलाफ खड़ा होना। मैं एकदम स्पष्टता से बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश की खेती के बाद जो सबसे बड़ी रीढ़ हुआ करती थी वो बुनकरी हुआ करती थी। अगर बनारस देख लीजिए, वो भदोही देख लीजिए, वो कालीन हुआ करती थी। वो कानपुर देख लीजिए, वो चमड़ा हुआ करता था। वो अलीगढ़ देख लीजिए, वो ताला हुआ करता था। वो पीतल उद्योग देख लीजिए, मुरादाबाद हुआ करता था। आप इसको बर्बाद करने के अलावे योगी सरकार के दौर में और इस डबल इंजन वाली सरकार के दौर में इसको बर्बाद करने के अलावे अगर इस संदर्भ में कुछ किया हो, इसको तमाम इस तरह की पॉलिसी ली है, उसके तमाम तरह की सब्सिडी को कट किया है, उसको ऐसी पॉलिसी ली है कि वो हतोत्साहित हो, वो मध्यम उद्योग संकट में पड़े। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला वो जो है क्षेत्र रहा है, और उसको आप डैमेज कर रहे हो, उसको नष्ट कर रहे हो, उसको पॉलिसी बना करके, नीति बना करके, उसको कोई पैकेज देने के बजाय, उसको कोई मदद करने के बजाय उसकी सब्सिडी को खत्म कर रहे हो। ये जगह जगह हुआ। आप कह रहे हैं ना कि अभी वो साथी कह रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट एक धंधा, एक बिजनेस, तो ये इन जिलों में क्या ये कोई इस पे कोई अगर परिवर्तन हुआ हो, पॉलिसी के लेवल पे कोई नई चेंज आई हो? हम बनारस में देख रहे हैं बुनकरी खत्म होने जा रही है, कालीन उद्योग अभी के इतिहास में सबसे ज्यादा संकट में है। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार अपने अपने पहले से स्थापित उद्योगों को, जो रोजगार का बहुत बड़ा सेंटर है, वो 50-60% अर्थव्यवस्था को संभालता है, उसको अभी तक 1 इंच भी आगे बढ़ाने के बजाय उसको डैमेज करने में लगी हुई है, और बड़ी पूंजी को कह रही है कि आओ तुमको मुफ्त में जमीन दे देंगे, आओ तुमको इतना सब्सिडी दे देंगे, तुमको फ्री में पैसा दे देंगे, तुमको जितना चाहो लोन दे देंगे, हम जमीन लैंड बैंक बना के रखेंगे। अभी जानते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सारे जिला अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि आप लैंड बैंक बना के रखिए। अगर कोई बड़ी पूंजी आकर के कहती है कि हमको इतना चाहिए तुरंत, तो आपको तत्काल देना है। आप एक खिड़की बना रहे हैं कि सारा कागज सारा चीज एक खिड़की में हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि ये काम आप अपनी एसएमई काहे नहीं कर रहे हैं? आप अपनी छोटी पूंजी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। जो मध्यम आकार की पूंजी है उसके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको और जटिलता दे रहे हैं, उसमें बड़ी पूंजी को ला रहे हैं। चलिए मनीष जी मैं रोकूंगा। मैं मेरे साथ अवरल मलिक भी जुड़ चुके हैं भाजपा जी, इनसे जवाब भी ले लेते हैं। अवरल भाई, सुना आपने? वैसे तो मैं चाहता था कि अजीत यादव से भी सवाल ले लूं फिर आपके पास आऊं, लेकिन पहले आप मनीष जी ने जो बातें कही उनका जवाब दीजिए जरा। जी नहीं, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय, हमारी सरकार का विषय है, तो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आए, किस प्रकार से नए लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करें, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे आगे बढ़े, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान देती रही है। और साथ ही साथ चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, कृषि के क्षेत्र की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, रोजगारों को प्रदान करने की बात की जाए, बेरोजगारी को समाप्त करने की बात की जाए, तो निश्चित रूप से हम ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार स्पष्ट रूप से ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है अखिलेश यादव जी का और अखिलेश यादव जी के आरोपों का, तो उनकी सरकार के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए, उनके कालखंड में क्या हुआ, उस पर मैं बिल्कुल नजर नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य किया है। और साथ ही साथ मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम अपने कालखंड को देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश किस प्रकार से उत्तम प्रदेश बन रहा है, किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, किस प्रकार से नए आयामों को छूने का कार्य उत्तर प्रदेश कर रहा है, उस चीज को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। और अखिलेश जी से मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि अखिलेश जी कम से कम ये देखें कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है, तभी लोग निवेश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। क्राइम रेट डिक्रीज होने की एक जो बड़ा कारण है, प्रमुख कारण है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के आरोप हैं
तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें सिद्ध करना उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं उन्हें साथ में सिद्ध भी करें, विद फैक्ट सिद्ध कर दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वो तभी निवेश करेगा जब उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री होगा। और उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री बन रहा है, हमारी सरकार में ही बन रहा है, और इस बात को कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अजीत भाई कितना सहमत है आप बातों से? हम बहुत अविरल भाई की तरह लंबी चौड़ी कह चुकी है ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये लोग कहते हैं कि हो रहा है, होने वाला है, ये नहीं कहते हैं कि हो गया। ये एक सवाल है, जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, आप बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में कहां आपने एक फैक्ट्री लगाई है जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी, और कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी है कि जो आपके यहां आकर के इन्वेस्ट की है। दूसरी बात, कोई भी सरकार आती है तो वो पद सृजित करती है, लेकिन ये सरकार जो है पद को काट देती है। हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि ये सरकार आई 4-5 सालों में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उच्च शिक्षा आयोग और बेसिक शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग, 3 आयोग थे जिसमें भर्तियां निकलती थी, और इसमें कुछ पद थे। लेकिन ये सरकार 4 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग बना रही है, आज तक एक भी वैकेंसी लड़के फार्म डाल करके पड़े हुए हैं, विज्ञापन हो चुका, आवेदन डाल कर चुके विद्यार्थी जो यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं, लेकिन अभी तक एक भी परीक्षा ना तो माध्यमिक के करा पाए, ना उच्च शिक्षा में करा पाए, और बेसिक की तो वो हाल है 69,000 शिक्षक भर्ती की कि पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया कि इसमें धांधली हुई है, पिछड़ों का हक मारा गया, दलितों का हक मारा गया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंसा हुआ, सरकार की मंशा को दुनिया जान रही। तो ये किस तरीके से पदों को काटते हैं। अब बेसिक में हम आपको बताते हैं कि पद सृजित हो सकते थे। ये जो है कहते हैं कि बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या जो है ज्यादा है। हुआ कैसे, गेम कैसे करते हैं ये लोग, हम बता रहे हैं आपको। ये विद्यालयों को संविलियन कर दिया, कंपोजिट विद्यालय बताया, और वहां से कि इनको पैसा शिक्षकों को ना देना पड़े, जो हेडमास्टर हो जाते हैं, प्रधानाचार्य हो जाते हैं, वो पद इन्होंने खत्म कर दिया कंपोजिट करके। इस तरीके से ये जो है कटिंग करने का काम कर रहे हैं, सृजित नहीं कर रहे हैं। और रही बात, हम जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी ये देते थे। पहले कितना गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आता था, पैसा हमसे लेते थे, और सब्सिडी ही उल्टा हम ही को पैसा वापस करके उसको सब्सिडी बताते थे। पहले आता था 250-300 रुपए लोगों का, अब तो कुछ लोगों की गैस सब्सिडी बंद हो चुकी है, और कुछ लोगों की आ भी रही है, तो किसी का 38 रुपए, किसी का 45 रुपए हमारे ही पैसे पे। कृषि के क्षेत्र में ये बता रहे हैं 28% तक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, ये जो है जीएसटी ले रहे हैं, और जीएसटी भी बढ़ रही है। अब तो पहले ये पूंजीपतियों के ऊपर जीएसटी ठोकेंगे, 35% जा रही है, और फिर ये धीरे धीरे उसमें मध्यम वर्ग को भी जोड़ने का काम करेंगे। स्लैब तो ये बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जीएसटी के नाम पर टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया है, ये घोषणा मंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इनको कुछ अता पता है नहीं, ये क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, आप याद करिए, मैं बोल रहा हूं, उनका बयान है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी गए थे प्रचार करने, वहां पर तब बोला था कि हमारे यहाँ 6 लाख नौकरी हम दे चुके हैं, हमारे यहाँ के किसान खुशहाल हैं। और किसानों की खुशहाली की वो हाल रही कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो है हार चढ़ा करके किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उनको मारने का काम करता है। इस तरीके से किसान खुशहाल है। आज तक को गन्ना का मूल्य एक बार यूपी में गन्ना का मूल्य केवल एक बार बढ़ाया गया है योगी सरकार के द्वारा। तो आप जो है लागत मूल्य नहीं दे पा रहे हैं किसानों को, तो दुगने लाभ की बात कैसे करते हैं। किसान बैठा हुआ है, एमएसपी की गारंटी ही तो मांग रहा है आपसे। क्या आप जो है उसमें बार बार कह रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाएगा, उन्हें आतंकवादी बता दिया जाएगा किसानों को। और नौजवानों और जवानों का वो हाल है कि अगर कोई जवान वीडियो बना के डाल दे कि यहाँ पर सही भोजन नहीं मिल रहा है,
देश की रक्षा कर रहा है, सीमा पर सुरक्षा, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इस देश का पत्रकार हो, इस देश का सैनिक हो, इस देश का नौजवान, बेरोजगारी का वो आलम है कि प्रयागराज जो पहले शिक्षा का हब रहा, ये यहाँ पर प्रतियोगी छात्र तैयारी करते थे, हर दूसरे रोज तीसरे रोज कोई ना कोई छात्र जो है वो सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर रहा है कि हमारे घर के लोग जो है पैसा भेजने में असमर्थ हैं, इस तरीके से, और कोई वैकेंसी क्लियर हो नहीं रही, परिवार का दबाव है, हम आपके माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो आत्महत्या कर ले रहा। अभी आज ही आप देख लीजिए, कोटा में तो छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। तो इलाहाबाद और कोटा जवाब ले दे अजीत भाई आऊंगा आपके पास। अब इसका जवाब भी ले ले, इतने ही जवाब दे दे अविरल भाई से बहुत जवाब लेने। महेंद्र सिंह जी का रुख करूंगा। महेंद्र सिंह जी, दोनों पार्टियों को आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बात कहीं ना कहीं दोनों लोगों की सच है भाई, कि वो अगर इतना कर रहे होते तो वही सरकार में होते। और इनका कहना है कि घोषणा मंत्री हो चुके हैं हमारे सीएम साहब, लेकिन सीएम साहब तो जो कर रहे हैं सबको दिख रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो तो काउंटर करेंगे, एक दूसरे को ऊपर आरोप भी लगाएंगे, काउंटर करेंगे, उनका वो धर्म है। दोनों प्रवक्ताओं का अपना धर्म है, अपनी अपनी पार्टी का बचाव करना और अपनी पार्टी के बारे में कहना। मैं तो आम जनता की तरफ से बात रखता हूँ। तो बात यह है कि योगी जी निश्चित तौर पर घोषणाएं जो कर रहे हैं, और जनता उनके सवाल जरूर पूछेगी कि भाई आपने तमाम घोषणाएं की, इम्प्लीमेंट कितना हुआ। इस जनता का हक है और ये पत्रकारों का हक भी है कि वो पूछें कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। मसलन स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दुरुस्त हुई, मसलन स्कूल कितने दुरुस्त हुए, क्या वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, और स्कूल कम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आबादी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो स्कूल कम कैसे हो रहे हैं, एनरोलमेंट कम कैसे हो रहा है, जिससे कि मर्ज करने पड़ रहे हैं स्कूल। तमाम चीजें, वो जो सवाल हैं बुनियादी, गांव-गांव तक पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल की तरीके से पढ़ाई क्यों नहीं करा सकते। उनकी एजुकेशन सिस्टम में ये खामी कैसे आ गई। ये सिर्फ योगी जी के कार्यकाल की बात नहीं है, इसके पहले अखिलेश यादव से भी ये पूछना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तो आपने कितने स्कूल दुरुस्त कर दिए थे। ये आज से नहीं है कोई कि आज एक स्कूल में एक शिक्षक है। ये स्कूलों की बदहाली 2 दशक पहले से शुरू हुई है, 2-2.5 दशक से ये बदहाली चल रही है स्कूलों की, जिसकी वजह से शिक्षा माफिया आ गया। अभी भी जब ग्रेजुएशन के लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले सरकारी स्कूल ढूंढते हैं, सबसे पहले सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। IIT आज प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है। मेडिकल के लिए सब सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ फीस कंसर्न नहीं, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है सरकार अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है और लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये बात है माफियागिरी की। ये माफिया घुस गया है शिक्षा में और उसकी वजह से सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए हैं। तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए, ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि हर जिले में जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद कैसे हो रही है। ये अखिलेश यादव से भी पूछा जाना चाहिए कि आपके समय में कितना दुरुस्त किया गया, आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दीजिए। ये योगी जी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपके समय में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ये जरूर सवाल, ये बुनियादी सवाल है, ये हर आदमी को पूछना चाहिए कि रोजगार का जो जरिया है, MSME सेक्टर बहुत बड़ा जरिया है, या रिटेल, जिसमें बीजेपी का एक कहते हैं ना कि होता था कि हम रिटेल में FDI नहीं आने देंगे। आज दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन इतना ज़्यादा हावी हो चुकी हैं, वो गांव-गांव तक सामान पहुंच रहा। अच्छी बात है खरीदार के तौर पर, खरीदार को सहूलियत मिल रही है, लेकिन जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो बर्बाद हो रहा है। रेहड़ी पटरी पर जो लोग लगाते हैं, क्या उनके लिए एक मार्केट नहीं बसाई जा सकती? क्या कोई पॉलिसी है? आप देखिए तमाम इलाकों में, जो शहरी इलाका है, जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में हर दिन कोई बाजार लगती है, कोई मंगल, कोई बुध, कोई शनि, कोई शुक्र बाजार, और वो पटरी पे लगाते हैं, रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं। तो क्या इनके लिए कहीं कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाए जा सकते हैं? रेहड़ी पटरी के लिए बहुत बड़ा वो स्वरोजगार कर रहे हैं। जब स्वरोजगार की बात मोदी जी भी करते हैं, स्वरोजगार की बात सारी सरकारें अब कर रही हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं है। तो क्या उस क्षेत्र में पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी स्वरोजगार कर सके? क्या अनऑथराइज जगह पे बैठना मजबूरी नहीं है?
आपने मार्केट प्लेसेस कितने बनाए? अगर घर में कोई दुकान खोलता है तो वो अनऑथराइज होती है, कभी भी कोई भी इंस्पेक्टर आके उसको धौंस दिखा सकता है, वो जीएसटी का भी आ सकता है, वो कस्टम्स का भी आ सकता है, वो पुलिस भी आ सकती है। तो क्या मार्केट प्लेसेस पॉपुलेशन के रेशियो में बनाए गए? नहीं बनाए गए। शहरी इलाकों में भी नहीं बनाए गए, मजबूरन अनऑथराइज इलाकों में लोग कारोबार करने के लिए। वही सरकार, इसके पहले की सरकार या अभी सरकार, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस है, और जब तक उस चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक से विकास नहीं होगा। एक तरीके से डग्गा मारी वाली स्थिति नहीं होती, जैसे बस वाले चलते हैं, इधर भी सवारी रोक के भर लिया, उधर भी सवारी रोक के भर लिया। तो बस वही हालात है कि जब मन में जो आया उसके लिए बोल दिया, उसके लिए बात कर ली, उसके अलावा कोई ठोस कदम नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लैंड पूल है, बिल्कुल बहुत बड़ा लैंड पूल इकट्ठा किया गया था, जमीनें बहुत हैं। ठीक है, एफडीआई के लिए जमीन देना चाहिए, बिल्कुल। जब तक आप अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अच्छा उनको सहूलियत नहीं देंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल महेंद्र जी एक ये भी है कि जैसे मैं देखता हूँ ना कि यूपी सरकार में इस बार इस तरीके का लैंड बैंक बनने की अगर बात है कि कोई आए इन्वेस्ट करने, जाए ना यहाँ से, चाहे वो सैमसंग हो, ये इस तरीके की अप्रोच भी मुझे लगता नहीं रही थी पहले। एक ये मेरा मानना है। पहले नहीं थी, पहले बहुत ज्यादा लैंड बैंक वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट जैसा बहुत ज्यादा नहीं था। जिले स्तर पे लैंड होती थी, सरकारों के पास होती थी, लेकिन एक पॉलिसी के तहत लैंड बैंक बनाया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि जब इंडस्ट्री लगाना हो तब नहीं कि तभी आप जमीन ढूंढ रहे हो, आपके पास एक डेवलप्ड लैंड हो, आपके पास एक लैंड हो जहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आप दिखा सको उसको लैंड कि ये लैंड है, आपके लिए सहूलियत के हिसाब से कौन सी लैंड चाहिए, वो ठीक पॉलिसी है। मेरा कंसर्न ये है कि वो घरेलू उद्योगों के लिए भी उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अंततः जो आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा वो घरेलू उद्योग मजबूत करेगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बाहर के उद्योग ही सबसे बड़े उद्योग, यूनिकॉर्न यहाँ भी बन रहे हैं, स्टार्टअप यहाँ चल रहे हैं, वो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उनको मदद कीजिए। बिल्कुल, यही रिलायंस इंडस्ट्री यही की है, तो किसी ने मदद की तभी तो आगे बढ़े वो। तो आप हम लोग क्या है ना, अभी मैं मनीष जी की बात से बड़ा सहमत हूं कि आप दूसरों को तो बुला रहे हो, लेकिन आप कालीन जो बना रहा है वहां पर आप जाके जरा उनको इन्वेस्ट दे दीजिए, आप बुनकरों को जरा फिर से जिंदा कर दीजिए, आप जरा हमारे उद्योगों को। जो मैं आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में गया सर्वे करने, तो वहां पर एक भट्टा नाम की वो जगह थी, बालाघाट जिले की, और वहां पर जो लोग थे उनके लिए हेलीकॉप्टर देखना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर भाई साहब आ गया, सब लोग वहीं भाग रहे थे। प्रहलाद पटेल की जो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो लोग वहां भाग रहे थे। और जो पूरा गांव था वो इंदिरा आवास पर बना हुआ था, जो पूरा गांव बसा था, और उस पर बाकायदा पट्टा हुआ था, कुम्हार टोला करके एक पूरा वो एरिया था जहां पर वो, तो कह रहे थे कि हमें कोई मदद नहीं मिल पाती, बिजली हम इसलिए नहीं चलाते, महंगी बहुत है। और यही मिट्टी के बर्तन हम देख रहे हैं स्वदेशी, आज हम सीएम हाउस तक में एंट्री देख रहे हैं उनकी। यूपी की बात कर रहा हूँ, एमपी में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तब भी वहां लोग अभी भी चाह रहे हैं कि अगर सरकार हमें कुछ मदद दे दे तो हम भी सरकार को वापस में उससे ज्यादा मुनाफे के तौर पर भी दे सकते हैं। अविरल, इस पर जवाब दीजिए जरा। जी नहीं, देखिए किस प्रकार से गरीबों का भला किया जाए, गरीबों के हित में किस प्रकार से फैसले लिए जाए, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसकी चिंता करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और साथ ही साथ अजीत यादव जी भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, प्रश्न कर रहे थे कि किसानों के लिए हमने क्या किया। तो फसल बीमा योजना भी हमने ही चलाई। उत्तर प्रदेश में हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, लघु एवं सीमांत किसानों का। सरकार बनते ही तत्काल पहली कैबिनेट बैठक ने जो फैसला लिया वो यही फैसला था कि किस प्रकार से लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण तत्काल माफ किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का ही फैसला था। साथ ही साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से क्राइम फ्री बनाया जाए, किस प्रकार से बहन बेटियां महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहें, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारे द्वारा किया गया, और न जाने कितने विकास के कार्य हमारे द्वारा किए गए। लंबी सूची है, जन कल्याणकारी योजनाएं तमाम सारी हमारे द्वारा चलाई गई, किसान सम्मान निधि हमारे द्वारा चलाई गई, और किस प्रकार से आवास योजना और तमाम सारी योजनाएं हैं, लंबी फहरिस्त है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से
देश का विकास कर रही है, देश के हित में निरंतर फैसले ले रही है और किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा विकास के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विकास के साथ समझौता नहीं होगा, मुझे लगता है करेंगे भी नहीं आप, क्योंकि आप लोग की ऐसी नीति है। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो क्यों करेगी विकास समझौता? बताइए, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अविरल जी तो इस तरीके से ले जाते हैं कि जैसे लगता है कि बुलेट ट्रेन बहुत जल्द चलने वाली है। मोदी जी कब बोले थे कि बुलेट ट्रेन, और हमको लगता है अविरल जी यात्रा भी कर लिए बुलेट ट्रेन की। तो गजब आप कह रहे हैं कि सारी समस्याओं को आपने ऐसा बोला कि सारी समस्याएं आपकी सरकार में आते ही खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई। अरे भाई, अगर गरीबी खत्म हो गई है तो आपकी सरकार, आपके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह घोषणा करने में 80 करोड़ लोगों को राशन बांट करके आज भी आप खिला रहे हो। और एक आपने जो है सर्वे छपवा दिया कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर हो गए, और 80 करोड़ में से वो 25 करोड़ लोगों को कभी घटाते भी नहीं। आप हमेशा बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को। गजब आप लोग बोलने लगते हैं एकदम प्रवाह धारा में कि हमने ये खत्म कर दिया जादू की छड़ी लेकर के। अरे हमने पूछा कि जो जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो आप बताइए कि कहां पर, किस जिले में, कौन से स्थान पर आपने कोई इन्वेस्टर आया, चाहे वो विदेशी, चाहे देसी, चाहे जिला का। आप भाई, हम सहमत उससे हम भी कि एक जिला एक उत्पाद को योगी सरकार ने कम से कम सोचा। हमारी सरकार ने जो है अगर आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया तो वहां पर किसानों के लिए मंडियां बनाई थी। तो आज वो किसान मंडियों पर ही अगर आप ध्यान देते तो किसान जो अपना उत्पादन करता है वो चीजें उन मंडियों में ले जाता तो आसानी से वो चीजें मार्केट में पहुंच जाती। हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं दी, लेकिन आपने उस योजना को भी बंद कर दिया। आप बताइए, अभी बुनकरों की बात हो रही थी, आज तक बुनकरों की बिजली आपने माफ नहीं किया। आप बिजली जो है बुनकर के जो कल कारखाने चल रहे थे, हथकरघा उद्योग चल रहा था, सब आप भदोही जाइए देखिए बंद पड़े हैं। मऊनाथ भंजन का है वो बंद पड़े हैं। आपके अम्बेडकर नगर में, जलालपुर में थे जो है, सब बंद पड़े हैं। तो इस तरीके से जब आप बिजली इतनी महंगी कर देंगे तो कहां से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप उस तरफ तो ध्यान देंगे नहीं, लेकिन हाँ ये चीज आप जरूर कहते हैं कि हमारी सरकार में ये चीज होने जा रही है, ये चीज होने वाला है। अरे ये कब तक चलेगा? 6-7 साल में आप उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई आपकी, और केंद्र में आप 11 साल आपकी सरकार हो गई। आप कब तक इस तरीके से जुमलेबाजी करते रहेंगे? उससे ऊपर भी उठेंगे? अरे भाई, आप ही के लोग बोल रहे हैं कि आप जिन चीजों पर आए उस पर कभी अड़िग उतरे। आप गाय की बात करते, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गाय का एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है, और सबसे ज्यादा योगी जी जोर देते हैं गौ माता को कि संरक्षित किया जाए, और तमाम गौशाला खुले हुए हैं। वहां पर जो है प्रधानों के ऊपर जोर मारा जाता। मैं जानता हूं कि किस तरीके से किसी भी मत से इनको खिलाने का काम करो। तो कहीं पे हो हल्ला हो गया, कोई वीडियो आ गया, गाय मर गई, सरकार के मंत्री पहुंच गए, बस उसको लिपा पेता शुरू हो जाती है, उसको संरक्षित करने का कहीं काम नहीं है। तो आप चलिए, अजीत भाई फिर से रोकूंगा आपको। फाइनल कमेंट सबका लेता हूँ। अजीत भाई फाइनल कमेंट लेता हूँ जल्दी से। मनीष जी फाइनल कमेंट, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। जी, मुझसे कह रहे हैं? जी 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 मनीष जी, आप ही से कहा मैंने। जी, मैं बस इतना ये मैं कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से कोई नया एक रोजगार देने की स्थिति में सरकार नहीं जा पाई है, बल्कि कह लीजिए कि हर बार पेपर आउट सरकार ही बन गई है। तो इसके जो भी डेवलपमेंट की बात भी है वो बेसिकली अगर विकास की बात भी है तो रोजगार विहीन विकास की बात है। और दूसरी बात ये है कि कोई विकास जो है पहले से स्थापित जो हमारे धंधे हैं, जो बिजनेस हैं, जो हमारे काम का, वो खेती हो चाहे वो छोटा उद्यम हो, उसको बर्बाद करने पर तुली हुई सरकार। और जिस बड़ी पूंजी को बुलाना चाहती है वो बड़ी पूंजी आ ही नहीं रही है, वो बड़ी पूंजी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार रोजगार दे नहीं सकती है किसी भी हालत में, और इसलिए इसको
धार्मिक दिशा देनी है, इसीलिए बहराइच हो रहा है, इसीलिए संभल हो रहा है, इसीलिए मंदिर मस्जिद खोदे जा रहे हैं। तो ये इस सरकार की दिशा स्पष्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका भी जुड़ने के लिए, अविरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी और महेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से कैबिनेट बैठक के फैसले जब आए, अखिलेश यादव कल तो उन्होंने कुंभ में कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल उठाए और आज उन्होंने एक्स पर फिर से पोस्ट किया कि जब बजट ही नहीं है तो घोषणाएं क्यों। खैर, कल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया था उस पर वो आज भी कायम है। आज भी कई चैनलों पर वो कहते नजर आए कि उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। खैर, अब देखना होगा इस तंज का जवाब क्या आता है भाजपा की तरफ से। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।